महंगाई की आग पर पेट्रोल की बारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 24 रुपये 3 पैसे, डीजल 59 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल 29 रुपये 59 पैसे, लाइट डीजल 29 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 264 रुपये फी लीटर। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोल के रेट बढ़ाए। अवाम शदीद खफा, कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फौरी इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बाखूबी आगाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट, लिखा पेट्रोल की कीमत में इजाफे से आवाम के मुतासर होने का एहसास है। PTI हुकूमत ने IMF से जो मुआहदा किया उसके तहत हमारे पास कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। IMF PTI डील की तफसीलात पर जल्द कौम को एतमाद में लेंगे। IMF से बदतरीन डील करने वाले आवाम का सामना कर सकेंगे। मौजूदा मुआशी मुश्किलात से कौम को निकालेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की लंबी छलांग, 34 पैसे इजाफे के बाद कीमत 206 रुपये 79 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 200 पॉइंट की तेजी, 100 इंडेक्स बढ़कर 41,600 पॉइंट की सतह पर आ गया। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 5,29,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। PTI के बाइकआउट के बाद MKM, PSP और TPL के दरमियान उम्मीदवार मैदान में। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। नशिस्त MKM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। हल्के में टर्न आउट बहुत कम। वसीम अख्तर कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का असर ज़िमनी इलेक्शन पर भी पड़ेगा। लोगों से अपील है कि घरों से निकलें और वोट डालें। PSP के मुताबिक एक जमात के कारकुनों ने बैलेट बॉक्स उठाकर भागने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। मुन्ना सलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, शरीक मुलजिम नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दूसरी जानिब मुन्ना सलाही से FIA ऑफिस में तफ्तीशी अफसर के सवालात। मुन्ना सलाही आज सुबह FIA में पेश होने के लिए खुद आए। FIA का कहना है कि रहीम यार खान अलायंस शुगर मिल्स इंक्वायरी में मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। मुन्ना सलाही अलायंस शुगर मिल्स में शेयर होल्डर हैं। इन्होंने फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर अब्बास के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। हेवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 4 साल से इन्होंने झूठा केस बनाया हुआ है। कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वकला का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा होगा कि वो सदर ममलिकत बन के दिखाएं, किसी एक शख्स की मर्जी पे ना चलें। उनको पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया, पार्लियामेंट की मर्जी पे चलें। गुज़श्ता हुकूमत ने मुझ पर करप्शन का झूठा और बेबुनियाद केस बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। झूठे केस में पेशी के लिए इस्लामाबाद आए हैं। किसी सरकारी अफसर पर कोई इल्ज़ाम नहीं। सदर किसी एक शख्स की मर्जी पर ना चलें। बहुत अच्छा होगा अगर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत बन कर दिखाएं। वो एक शख्स की मर्जी पर चलने की बजाय मुल्क के लिए सोचें और पार्लियामेंट का लिहाज रखें। नैब कवानीन में तरामीम अदालती फैसलों के मुताबिक हुई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किसी सर्विसेज चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। हुकूमत जो भी कमीशन बनाए ताउन करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि कौमी सलामती का मामला था, इसीलिए तमाम सर्विसेज चीफ्स और DGISI को बुलाया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एजेंडा पहले से तय था। कमेटी इजलास में वाज़ेह कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं। साजिश का लफ्ज़ एलामिये में शामिल नहीं था। एक ही तरीका है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब इसके ओपन जुडिशल कमीशन में हेयरिंग करवाएं। क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे। ओपन हेयरिंग करवाएं और उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी।
DGISPR ये नहीं कह सकते ये साजिश थी या नहीं। गैर मुल्की मुरासले पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, जब मैं वजीर आजम था तो मुरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस गैर मुल्की मुरासले पर जुडिशल कमीशन बनाकर समाअत करें। मुदाखलत को तो सबने मान लिया था। साजिशी मुरासले पर हकाइक से कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे पहले तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया। उन्होंने 2 माह में इतनी महंगाई की जो 3.5 साल में नहीं हुई। अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। जो डायरेक्शन लेकर आ रहे हैं वो ये बताएं कि जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग हुई, अगर आप उससे इख्तलाफ करते थे और आप ये समझते थे कि साजिश हुई है, अगर बैरूनी मुल्क साजिश का बयानिया आपका असल बयानिया था, तो आपने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की प्रेस रिलीज को एंडोर्स क्यों किया? इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शवाहिद पेश नहीं किए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का PTI रहनुमाओं को जवाब। कहा, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मनी गाला बना हुआ था। सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। इमरान खान का रूस जाने का फैसला वाहिद इमरान खान का था, हालांकि पूरी एस्टैब्लिशमेंट, रिटायर्ड एम्बेसडर्स सबसे डिस्कशन करके कंसेंसस था कि वो जाएं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि अमेरिका साजिश कर रही है, ये अमेरिका का स्टाइल एक ये है साजिश करने का। DGISPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का मशवरा। कहा, बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मुरासले में इस्तेमाल हुए हैं, ये सब हकायक मुरासले के अंदर मौजूद थे। कहा गया था, अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। साइफर में सीधी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में शेर मज़ारी और मैं मौजूद थे। हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हकायक कौम के सामने लाए जाएं। शेर मज़ारी बोली कि अगर ये तहकीकात नहीं होंगी तो मामला ख़त्म नहीं होगा। हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। इमरान खान का रूस जाने का फैसला सबसे मुशावरत के बाद किया गया था। हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये पहली बार नहीं कर रहा। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल से 22% ज़ायद है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 21 अरब 50 करोड़ रुपए, सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब की हुकूमत ने 1 जुलाई 2022 से सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अदवियात की फराहमी के सिलसिले को बहाल करने का फैसला किया है। लड़ाई झगड़े और डेडलॉक के बाद पंजाब का बजट पेश। ऐवान इकबाल में डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी की जेर सदारत पंजाब असम्बली का बजट इजलास। अवैस लगारी ने 32 खरब 26 अरब का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा, मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। विफाक से 20 खरब 20 अरब रुपए मिलेंगे। 5 खरब 53 करोड़ रुपए सूबाई महसूलात तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 6 खरब 85 अरब रुपए रखे गए। जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए तजवीज़। नारोवाल और ओकाड़ा में मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। मुल्तान और सियालकोट में रिंग रोड के लिए 13 खरब 50 करोड़ तजवीज़। ज़राअत के लिए 14 अरब 77 करोड़ रुपए रखे गए। सेहत के लिए 4 खरब 70 अरब। स्कूल एजुकेशन के लिए 4 खरब 21 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब का बजट सूबे के अवाम के लिए हवा का खुशगवार झोंका है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि इंतहाई कम वक्त में बजट तैयार किया गया। ये बजट आदाद शुमार की रिवायती जादूगरी नहीं, खल्के खुदा की खिदमत और रिलीफ की हकीकी दस्तावेज़ है। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है। सूबे के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। मतवाजन, टैक्स फ्री और तरक्याती बजट से सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा।
इमरान खान के असासों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ, इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के असासों की तफसीलात जारी कर दी। इमरान खान के असासे 2020 की निस्बत 2021 में 6 करोड़ बढ़े। 14 करोड़ से ज्यादा के मालिक। अब इनके जिम्मे कुछ कर्ज वाजिबुल अदा नहीं। इमरान खान का कोई कारोबार या जाती गाड़ी नहीं। बुशरा बीबी पाकपतन में 431 कैनाल जमीनों की मालिक। बनी गाला इस्लामाबाद में 3 कैनाल घर की भी मालिक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख असासों के मालिक। 14 करोड़ से ज्यादा के मकरूज भी हैं। अपने बेटे सुलेमान शहबाज से 6 करोड़ से ज्यादा कर्ज ले रखा है। वजीर आजम के असासों में 2020 की निस्बत 3 लाख कमी हुई। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। बैरून मुल्क कारोबार भी हैं। आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख से ज्यादा असासों के मालिक हैं। अभी बुलेटिन के आगाज में आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी एक सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। And of climate change, the world decided to go to war, but that's what they decided to do. In Europe, there's a war, the tensions and conflicts threatening to spill out all over the place. Our own neighborhood, Afghanistan, I'm going to read your book, but, well, is extremely at a difficult crossroads in their own history. Because of geopolitical events, we've never reached the true potential of our economic potential with our neighbors in Iran. And now we have to race against time. The unity government is inherited in Pakistan, where wherever you look, there's a crisis. Internationally isolated, internationally disengaged for one reason or another. Economically, you've inherited an IMF deal that is stale, that is out of date, that is pre-COVID, that is of the fall of Kabul, that is pre the Ukrainian and Russian crisis, that is pre the global economic recession. But that is what you've got. Then you've inherited such economic decisions that can only be described as a suicide attack on our economy, that not only make things difficult for Pakistan, but obviously make things incredibly difficult for the average Pakistani. Shoaib Shaheen Sahib, President, Islamabad High Court Bar Association, और मैं उसके साथ साथ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी आज यहाँ हैं। ILF का, उनका जिस मेहनत से आपने हमारे वर्कर्स को रिलीफ दी, मैं आपके लिए खास तौर पर बड़ा जुल्म हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोगों को पकड़ के एक पूरा एहतजाज में जेलों में डाला था, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जी बड़ी आज बातें हुई, मैंने बड़ी चीजें सुनी, मैं सिर्फ एक शुरू करता हूं एक जगह से कि देखें, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, आप जो पाकिस्तान की बुकला कम्युनिटी जितनी आप कि देखें, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, आप जो पाकिस्तान की बुकला कम्युनिटी जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पहले इतनी जिम्मेदारी किसी पे भी थी। पाकिस्तान को जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, वो दोनों वकील थे, और जो हमारी आज़ादी की, पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चली थी, उसमें बुकला का बहुत बड़ा रोल था। और आज जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसमें आपका सबसे ज्यादा, अगर आप सारे पाकिस्तान के प्रोफेशंस को एक तरफ रखते हैं, तो पाकिस्तान के वकीलों का सबसे बड़ा रोल है। तो मैं एक चीज से शुरू करता हूं। मुझे कहा गया कि जब अदम एतमाद की वोट हो गई तो आईनी तौर पे मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और मैं अब आपसे ये सवाल पूछता हूं, हकायक आपके सामने रखता हूं। 7 मार्च को
अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, उसकी मीटिंग होती है पाकिस्तान एम्बेसडर से वॉशिंगटन में। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान रूस क्यों गया था और ये सिर्फ इसका अपना इनिशिएटिव था, और अमेरिका बड़ा नाराज है इसके ऊपर। और फिर कहता है कि इमरान खान को अगर आपने ना हटाया, अभी टेबल नहीं हुई थी, वो तब आके कहता है एक दिन पहले कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है अगर हटा दोगे तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। 7 को ये होता है, 8 को नो कॉन्फिडेंस टेबल होता है असेंबली में, और एकदम हमारे इत्तेहादियों को भी ख्याल आता है कि ओहो ये तो हुकूमत बहुत बुरी है, और हमारे लोटे जो कि 15 एकदम हमारे इत्तेहादियों को भी ख्याल आता है कि ओहो ये तो हुकूमत बहुत बुरी है, और हमारे लोटे जो कि 15-20 थे, जो कि जिनमें से अमेरिकन एम्बेसी इनमें से कईयों को बुला बुला के मीटिंग कर रही थी इससे पहले, और अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई। हमारे पास सारी रिपोर्ट है, बल्कि एक टीवी प्रोग्राम में अरशद शरीफ ने बाकायदा डेट्स बताई जिस डेट्स के ऊपर ये लोग मिल रहे थे अमेरिकन एम्बेसी में जाके, जिसमें हमारे जो 3-4 लोटे थे जो सबसे पहले लोटे हुए वो मिल रहे थे। अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है? अमेरिकन एम्बेसी का काम तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करना है। उसका क्या काम है कि हमारे लोटों को या जो हमारे बैक बेंचर्स खुश नहीं थे उनको मिलने का क्या काम है? फिर हमारे आतिफ खान जो मिनिस्टर थे पख्तूनख्वा में, उनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि केपी में भी हो सकती है नो कॉन्फिडेंस महमूद खान के खिलाफ। तो ये अमेरिकन एम्बेसी का तो काम नहीं है। किसी क्या सोच सकते हैं कि हमारी एम्बेसी जाके ऑपोजिशन के उनके मेंबर्स को मिले और ये बातें करे? अगर ज्यादा से मिलेगी तो फॉरेन पॉलिसी पे बात करेगी। उसके बाद ये इत्तेहादी हमारे से अलहदा होते हैं, और फिर ये जनाब हमारे सिंध हाउस के अंदर मंडी लगती है और सबके सामने 20-20 करोड़ की कीमत ऑफर हो रही होती। कितने हमारे एमएनएस को उन्होंने पैसे ऑफर किए और उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि हमारे 2 साल जो पहले थे वो सबसे मुश्किल थे। हम जब आए गवर्नमेंट का दिवालिया निकला हुआ था। हमें सारे बाहर अगर मेरी ना मदद करते हमारे दोस्त मुल्क यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना, तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम डिफॉल्ट कर गए थे। तो बड़ी मुश्किलों से पहला साल गुजारा। उसके बाद दूसरे साल में कोरोना आ गया, कोविड-19, वो बड़ा मुश्किल हमारा साल कि लोग दुनिया कहे लॉकडाउन करो, हम कहें लॉकडाउन करेंगे हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। बड़ी एक वो मुल्क था जिसने सारा प्रेशर बर्दाश्त करके कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, और दुनिया मिसाल देना शुरू हो गई उसके बाद 1.5-2 साल के बाद कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया है ये दुनिया के लिए मिसाल है। 5 टॉप मुल्क थे जिनमें एक पाकिस्तान था 190 मुल्कों में, जिसने सब